द जर्नी बाय तैमसुला आओ। तैमसुला आओ 1945 में पैदा हुई थी। इंडियन राइटर हैं, नॉर्थ ईस्ट से, और ये नागालैंड की आओ नागा कम्युनिटी से संबंध रखती हैं। इन्होंने वर्कड एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट शिलोंग यूनिवर्सिटी, जो कि वहीं पर है, उसमें काम किया है। इन्होंने पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, और इनकी जो राइटिंग है वो ट्रांसलेट हुई है कई लैंग्वेजेस में, सच एज जर्मन, फ्रेंच, बंगाली एंड हिंदी। और इनको पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड भी अवार्ड किया गया है। द जर्नी जो कहानी है, इसके अंदर मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। तिनुला, जो एक 13 साल की लड़की है, तेमजैनबा, जो इसका भाई है, और विनी, इसकी गर्लफ्रेंड है स्कूल में, और एक ये ह्यूबर्ट, जिसे इसके बॉयफ्रेंड के रूप में दर्शाया गया है। द जर्नी जो कहानी है, ये वास्तव में एक लिटरल और मेटाफोरिक जर्नी है ऑफ एन एडलेसेंट गर्ल। एडलेसेंट मीन्स किशोरावस्था में लड़की, तिनुला जो 13 साल की लड़की थी, तो उसकी लिटरल जर्नी के बारे में बताया गया है। वास्तव में जो जर्नी करती है अपने स्कूल से घर तक, घर से स्कूल तक। और मेटाफोरिक जर्नी, वास्तव में शुरू में वो भोली भाली थी, अनजान थी, काफ़ी चीज़ों का उसे अनुभव नहीं था। जैसे वो जर्नी करती है तो जर्नी के दौरान वो काफ़ी चीज़ें महसूस करती है, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करती है, और जैसे स्कूल पहुंचती है वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखती है। तो इस तरीके से इसको मेटाफोरिक जर्नी भी कहा गया है। और इस कहानी में हमें फ्लोरा एंड फोना, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के आसपास के जानवर, उनके बारे में भी हमें पता लगता है। वहाँ की घाटियाँ और वहाँ की पहाड़ियाँ और एलिफेंट्स के वगैरह के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। और वहाँ की लैंडस्केप जो कि हरी भरी थी, हरी भरी वादियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर बॉन्डिंग दिखाई गई है बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर जो था वो तेमजैनबा था और सिस्टर तिनुला। और ये जो कहानी है ये ली गई है दीज हिल्स कॉल्ड होम स्टोरीज फ्रॉम ए वार जोन, जो कि 2006 में पब्लिश हुई थी। अब हम कहानी पढ़ते हैं इसकी टेक्स्ट को, और ये जो स्टार्ट होती है, देखिए अब ये जो तिनुला लड़की है, अब इसको अपने स्कूल में जाना है। और स्कूल में जाने के लिए इसे अपना छुट्टियों से पहले जो अनुभव था जब वो स्कूल से घर आई थी, कितना मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता था, और वही मुश्किलों से भरा रास्ता इसको दोबारा तय करना है अपने स्कूल जाने के लिए। तो जिस दिन इसने जाना है तो उस दिन से ये कहानी स्टार्ट हो रही है। सुअर के बच्चे की चीखों ने जो भागकर उस मुख्य कमरे में आ गया जहाँ वे सो रहे थे, छोटी लड़की तिनुला को जगा दिया। अभी भी अंधेरा था, लेकिन वह पहले से ही सतर्क थी, क्योंकि यह वह दिन था जब उसने अपने आवासीय स्कूल लौटकर जाना था। लगभग 2 महीने की सर्दियों की छुट्टियां बहुत जल्दी बीत गई थी, और वह पर्यावरण के बड़े बदलाव से थोड़ा परेशान महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे स्कूल जाते समय अब दोबारा झेलना होगा। उसे अब भी अपनी यात्रा का प्रत्येक विवरण स्पष्ट रूप से याद आ रहा था, जो उसने असम के मैदानी इलाकों से नागा पहाड़ियों में उसे अपने गांव तक आते समय झेला था। उसने स्कूल से आते हुए मरियानी के तलहटी शहर में एक दयालु दुकानदार के परछत्ती में रात बिताई। सुबह उसने एक समूह की महिलाओं को चावल और करी पकाते हुए देखा, जो भोजन 2 समय के लिए पर्याप्त था। एक जो प्रस्थान करने से पहले खाना था, और दूसरा दोपहर के समय खाना था। अपनी यात्रा के आधे रास्ते में पहुंचने के बाद जो चावल पकाया गया था वह पार्टी के प्रत्येक सदस्य के योगदान से आया था, क्योंकि यह गांव वासियों द्वारा ऐसा पर्याप्त प्रावधान रखने का रिवाज था। जो उन्हें अपनी यात्रा के लिए खाद्य सामग्री चाहिए थी वे साथ लेकर चलते थे, और जो पूरी यात्रा पर काम आ सके। एक बड़ा साझा बर्तन जिसमें पूरे समूह के लिए पकाया जा सके, इसे समूह के एक सदस्य द्वारा ले जाया जाता था। और हर बार जब उन्हें भोजन तैयार करना होता था तो प्रत्येक सदस्य अपने राशन के भंडार में से 1 कप चावल इस बड़े बर्तन में डाल देता था। एक ठंडी और बेचैन रात के बाद युवा लड़की तिनुला को बहुत भूख लगी थी, और उसने भरपूर मात्रा में खाना खाया। वह सोचने लगी कि क्या उसका भाई भी खाद्य सामग्री का प्रावधान करके आया था, या उसने किसी दूर के चचेरे भाई के साथ कोई अन्य व्यवस्था कर ली थी जो इस विशेष समूह के साथ ही था।
भोजन पकाने के लिए आवश्यक जलाऊ लकड़ी यात्रा शुरू होने से पहले तलहटी में इकट्ठा कर ली गई थी। सुबह के भोजन के बाद पार्टी का प्रत्येक सदस्य एक पंक्ति बनाए तेज गति से चल दिए। प्रत्येक सदस्य की टोकरी नमक, सूखी मछली, साबुन, बालों के तेल की बोतलों और दिए के लिए मिट्टी के तेल से भरी हुई थी। उन्होंने इन्हें संतरे, अदरक, रतालू और कई प्रकार के विशेष चिपचिपे चावल बेचकर कमाए धन से खरीदा था। इस तरह की यात्रा केवल सर्दियों के महीनों के दौरान ही संभव थी, क्योंकि कई पहाड़ी नाले और नदियां जो एक दूसरे को इस इलाके को काटती हुई बहती हैं, केवल तभी पार की जा सकती थी जब पानी का स्तर नीचे हो। कुछ जगहों पर घुटनों तक गहरा ग्रामीण एक दूसरे का हाथ पकड़कर समूह में पार करते थे ताकि वे तेज धाराओं से बह न जाएं। यह एक ऐसा था जिसे उसके भाई ने मिलकर बनाया था जब वह मुझे हमारे स्कूल से गांव तक ले जाने के लिए आया था। प्रातः जल्दी चलने से यह यकीन हो गया था कि सभी यात्री सूर्यास्त से पहले घर पहुंच जाएंगे। उसे फिर से याद आया कि कैसे उसका भाई उसके पीछे पीछे चल रहा था, किस तरह उसने उसे तेजी से चलने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि तेज शाम को इन जंगलों में चीता घूमते हैं। इस भयावह संभावना के बावजूद वह दूसरों के साथ अपनी गति का तालमेल नहीं रख सके और जब वह डिसोई नदी के किनारे आधे रास्ते के निशान पर पहुंची तो वहां दूसरे लोग उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ ने चावल और करी के पत्ते के पैकेट भी खोल लिए थे, जो सभी के आते ही खाना खाने के लिए शुरू करने के लिए तैयार थे। ज्यों ही समूह की कुछ महिलाएं उस छोटी लड़की के ऊपर आ गईं और उसके पत्तों की प्लेट पर मांस के कुछ टुकड़े गिरा दिए, नतीजतन उसके पास चावल और मांस के कई टुकड़ों का एक विशाल टीला था जिसे वह खत्म नहीं कर सकती थी। जब वह बचा हुआ खाना फेंकने वाली थी तो उसके भाई ने उसे डांटा, ऐसा मत करो, सब कुछ पैक करके अपने बैग में रख लो। खाने के बाद वे नदी में उतर गए। वयस्कों के लिए पानी गहरा था, लेकिन उसकी बाहों तक पहुंच गया। उसके भाई और एक अन्य व्यक्ति ने उसे उठाया। प्रत्येक ने एक कांख के नीचे अपना हाथ रखा और उसे सुरक्षित रूप से दूसरे किनारे पर ले गया। नदी को पार करने के तुरंत बाद सड़क तीखी ढलान वाली होती गई, पहले धीरे धीरे लेकिन एक निश्चित बिंदु से लगभग लंबवत। ये लड़की की हिम्मत से ज्यादा थी और वह पत्थर के एक कदम पर बैठ गई और रोने लगी। अन्य पहले ही काफी आगे निकल चुके थे, इसलिए उन्होंने यह नहीं देखा, लेकिन भाई चिंतित था। वह थोड़ी देर के लिए उसके साथ बैठ गया और उसे दिलासा देते हुए सूरज की ओर इशारा करते हुए जो पश्चिम की ओर बढ़ रहा था और उसे एक बार फिर जंगल में गुप्त खतरों के बारे में बताया। वह चाहकर भी उसे उठा नहीं ले जा सकता था। वह अपने कुछ सामान जैसे टिन वाला ट्रंक इत्यादि ले जा रहा था। उसे याद आया कि जब तक सूरज लगभग अस्त नहीं हो चुका था तब तक वह हर कदम पर संघर्ष करती रही। वे गांव पहुंच गए। जब वह अगली सुबह उठी तो उसके पैर काफी सूज गए थे और पूरे एक हफ्ते तक वह ठीक से चल नहीं पाई थी। अब इस सुबह जब उसे फिर से वही यात्रा करनी होगी, उसी नदी को पार करना होगा और अपने बोर्डिंग स्कूल के लिए ट्रेन या बस से आगे की यात्रा करनी होगी, वह गलत फहमियों से भरी थी। सूअरों के शोरगुल ने उसकी चाची को जगाया था और वह फर्श पर मैट पर सोए हुए कंबल में लिपटे हुए आकृतियों को खींचने की कोशिश कर रही थी। वह सबसे पहले उठी और अपने टिन केस के पास गई। जांच की कि उसकी पसंदीदा पोशाक, जिस पर उसकी चचेरी बहन की सारी सर्दियां नजर थी, कुछ ही समय में एक सिंपल भोजन उसकी आंट ने पकाया था और यह खाने के बाद यंग गर्ल और हर ब्रदर ने यात्रा वापस शुरू करने के लिए घर से बाहर कदम रखा। भले ही यह अभी अंधेरा था, यह जरूरी था कि वे अपने स्कूल शहर के लिए एक कनेक्टिंग बस या ट्रेन लेने के लिए जल्दी शुरुआत करें। यदि पहाड़ी तक की जर्नी कठिन थी तो उसने पाया कि पहाड़ी में कटे हुए संकीर्ण लंबवत चरणों से उतना ही मुश्किल था, अगर अधिक खतरनाक न हो। वह स्कूल के हॉस्टल में एक सीनियर विद्यार्थी द्वारा उसे दिए गए शूज की एक जोड़ी पहने हुए थी, जिससे उसका मन भर गया था। यह जूते की पहली बढ़िया जोड़ी थी जो उसके माता पिता की मृत्यु के बाद से उसके पास थी और उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मिशनरी स्कूल भेज दिया गया था। वह गांव को स्टाइल में छोड़ने के लिए दृढ़ थी, क्योंकि उन्हें स्कूल में जूते पहनने की अनुमति नहीं थी। लेकिन
उसे जल्द ही एहसास हो गया था कि जूते की एक जोड़ी में उसके पैरों की तुलना में एक नंबर बड़ा था, जिससे चलना कितना मुश्किल था। इसलिए उसने उन्हें उतार दिया और उन्हें लेसिस के साथ एक साथ बांध दिया। उन्हें एक माला की तरह उसके गले में डाल लिया। वे अब एक अजीब तरीके से झूल रहे थे और जो उसकी परेशानी को और भी बढ़ा रहे थे। उसकी दुर्दशा देखकर एक दयालु महिला जो उनके साथ यात्रा कर रही थी ने अपनी बास्केट में जूते उठाने की पेशकश की। तिनुला को बहुत राहत मिली। काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद जो लग रहा था वे मैदानों में पहुंच गए और यात्रा कुछ हद तक सराहनीय हो गई। अब तक सूरज ऊपर था और उसकी किरणें घने फोलियज में से प्रवेश कर रही थी, जिससे अविश्वसनीय सुंदर दृश्य का निर्माण हो रहा था। वह शाखाओं से अलग और एक दूसरे को पुकारते हुए विभिन्न पक्षियों के विभिन्न स्वर सुन सकती थी, लेकिन ट्रैवलर्स के पास रुकने और कुछ भी देखने या सुनने का समय नहीं था। उन्हें एक स्थिर गति रखनी थी, विशेष रूप से तिनुला और उसके भाई तमजनबा, क्योंकि उन्हें दोपहर में 4 बजे तक मरियानी पहुंचना था। एक जगह पर पार्टी ने गिरी हुई लकड़ी पर चलने के बाद उन्हें एक अजीबोगरीब गड्ढा सा दिखाई दिया और उसके पास ताज़ा गोबर जिस पर दोपहर की किरणें सीधे चमक रही थी। तिनुला के भाई ने बुजुर्ग महिला से कहा, मौसी, यहाँ हाथी अवश्य होंगे। पेड़ों को देखो, वृक्षों की छाल छाल खाई हुई है और हमें वास्तव में जल्दी यहाँ से चलना होगा। हम यहाँ हाथियों के गुजरने का इंतजार नहीं कर सकते। महिला ने जवाब दिया, भतीजे, चिंता मत करो, ये पहले ही हमारे मार्ग को पार कर चुके हैं। जंगल में अपनी बाईं ओर के बने रास्ते को देखो। वे हमारे रास्ते से दूसरी तरफ चले गए। तिनुला ने सोचा कि बूढ़ी औरत यह कैसे जानती है, क्योंकि उसके लिए जंगल हर जगह एक जैसा दिखता था। गांव की अपनी यात्रा की तरह उन्होंने लगभग सूखी नदी के किनारे अपना मिड डे मील खाया और एक बार फिर से तिनुला को उसके भाई और एक अन्य व्यक्ति ने नदी क्रॉस करने में मदद की। जब वे समतल धरती पर पहुंच गए तो सूरज की सीधी किरणों में छोटी लड़की की स्किन जलने लगी, जिससे उसे प्यास और खुजली महसूस हुई, लेकिन उसे दूसरों के साथ चलना पड़ा जिन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। कभी कभी वह खुद को उनके साथ पकड़ने के लिए दौड़ती हुई पाती थी। वह इस डर से कि कोई जंगली जानवर जंगल से बाहर निकल जाएगा और उसे खा जाएगा। जब तिनुला और उसका भाई रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो सर्दियों का सूरज लगभग अस्त हो रहा था। टिकट खरीदने का समय नहीं था, इसलिए वे छलांग लगा के ट्रेन में चढ़ गए और तुरंत रेलवे स्टेशन से चलकर बाहर चले गए। यह उन उपनगरीय ट्रेनों में से एक थी जो सभी प्रकार के स्टेशंस पर रुकती थी, कभी कभी किसी सिंगल पैसेंजर को लेने के लिए, और 1 या 2 बार रुकने के बावजूद भी कोई नहीं होता था। यह सब जब वह और उसका भाई खड़े थे, गिरने से बचने के लिए विंडो फ्रेम्स पर पकड़े रहे। कुछ समय बाद तिनुला को अपने कंधे पर एक थपथपाट लगा। एक आदमी उसके बगल में स्मॉल स्पेस की ओर इशारा कर रहा था। उसने बैठने की कोशिश की, लेकिन स्थान इतना छोटा था कि उसे सीट के कठिन लकड़ी के तख्त पर बैठने के लिए बगल में मुड़ना पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता, वह किनारा पकड़ने के लिए आभारी थी और दीवार पर अपना सिर झुकाकर वह ऊँगने लगी। छोटे स्टेशनों में से एक पर जब ट्रेन पहले से थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकती थी, तमजनबा जल्दी से बाहर गया और 2 सिंगाड़ाज और 2 सिंगल कप्स वाली बासी चाय खरीदी। चाय के स्टॉल की भाषा में सिंगल का मतलब था आधा कप एक छोटे से मिट्टी के कुल्हड़ में परोसने के लिए। सिंगाड़ाज ठंडे थे और चाय भी। चाय जैसा स्वाद नहीं था, लेकिन यह कुछ भोजन था और तिनुला इसके लिए आभारी थी। भीड़ भड़के और झटकों के बाद ट्रेन अपने फार्केटिंग नामक अपने लास्ट स्टेशन पर रुक गई। यह बोर्डिंग स्कूल के निकटतम स्टेशन था। यहाँ से उन्हें इस तक पहुँचने के लिए अभी भी यात्रा करनी थी, लेकिन लगभग आधी रात थी और पूरा स्टेशन क्षेत्र सुनसान था। यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर अब अपने ऑफिस के एक छोटे से कमरे में ताला लगा रहा था, एक तूफान में न बुझने वाला लैंप को पकड़े हुए। वह इस तरह से देख रहा था और यह पता लगाने के लिए कि सब कुछ ठीक था। तमजनबा बहुत चिंतित था। कैसे वे स्कूल जा सकते हैं, एक अंधेरी सर्दियों की रात के बीच में लगभग 3 या 4 मील की दूरी। वह कुछ समय के लिए वहां खड़ा था
और सोच रहा था कि आगे क्या करना है। अचानक अंधेरे से बाहर निकलकर एक आदमी उसके पास गया और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। तब तेमजनबा ने स्कूल का नाम दिया तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ लेकिन स्कूल से गुजरूंगा। मैं आपको और आपकी बहन को स्कूल के गेट पर ड्रॉप कर सकता हूँ। यह स्वर्ग से ही एक वरदान की तरह लग रहा था और इसलिए तिनुला का हाथ पकड़कर उनका इंतजार कर रही कार तक गया। बाद के वर्षों में तिनुला को यह समझ आई कि बड़ी कार कैसे वह और उसका भाई उस रात अन्य यात्रियों के बीच सुकड़ कर बैठे थे। स्कूल में उसके भाई ने पहले टिन ट्रंक को गेट के ऊपर से अंदर गिरा दिया, फिर उस पर तिनुला को इस पर बैठाया और अंत में खुद भी कूद गया। वह फिर सुपरिटेंडेंट के बंगलों की ओर बढ़ा। बहुत खटखटाने के बाद खुद औरत ने दरवाज़ा खोला। पहले तो वह इस अजीबोगरीब समय में जगाने की वजह से नाराज थी, लेकिन जब उसने कांपती हुई जोड़ी को देखा तो वह चुपचाप अंदर चली गई और तेमजनबा को यह कहते हुए टॉर्च के साथ बाहर आई, अब आप जा सकते हैं। उसने केवल अपनी बहन को सिर हिलाया और एक शब्द के बिना अपने कदम गेट और अंधेरी रात की ओर बढ़ा दिए। सुपरिटेंडेंट तिनुला को स्कूल इन्फर्मरी में ले गई, जो अस्थायी रूप से हॉलीडेज के बाद रात में देर से आने वालों को रखने के लिए यूज किया जा रहा था। चूंकि उस रात कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं था, इसलिए उसे अपने दोस्त विनी के साथ बेड शेयर करने की अनुमति दी गई। तिनुला ने अपने पैरों को जितना हो सके धोया और बिस्तर की गर्माइश में खो गई, जहां बहुत ही कुड़ते हुए विनी ने उसके लिए कुछ जगह बनाई। उसकी ठंड और लंबी यात्रा के बाद न केवल बिस्तर की गर्माहट बल्कि चादर की कोमलता से भी वह तुरंत प्रभावित हुई। गांव में उसे अचानक पिछली रात की याद दिला दी, जब उसे अपने कजन्स के साथ फटे हुए कंबल के अपने शेयर के लिए लड़ना पड़ा था और सुबह सुबह उसे सूअरों के शोर ने उसे कैसे जगाया था। उस वातावरण से इस पर बदलाव इतना आकस्मिक और बेमेल लग रहा था कि तनुला अपने आप ही करने लगी। इसने विनी को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने शट अप कहा और हॉस्टल की औरत ने उन दोनों को डांटा और वे कुछ देर तक चुप रहे। और जब तिनुला के बगल में एक आरामदायक कंबल में सो रही उसकी दोस्त विनी बोली, तुम जानती हो कि तुम्हारा प्रेमी ह्यूबर्ट की अब एक नई गर्लफ्रेंड है। यह घोषणा इतनी अचानक और अप्रासंगिक थी कि तिनुला पूरी तरह से भौचक्की रह गई। वह सिर्फ 13 साल की थी और ह्यूबर्ट को प्रेमी कहने के लिए निश्चित रूप से काल्पनिक सोच थी। उन्होंने चर्च में कुछ समय के लिए केवल उन्होंने एक दूसरे को देखा था, लेकिन तिनुला ने 1 या 2 बार ह्यूबर्ट नाम का उल्लेख किया और कहा कि वह उसे अच्छा लगा। मन ही मन वह जानती थी कि इस आकर्षण से कुछ नहीं होगा। विनी ने जिस लहजे और टोन में कहा कि शब्दों ने उसे गहरी चोट पहुंचाई है और अपनी वास्तविक भावना को छुपाने के लिए तिनुला ने फिर से तब तक ही करना शुरू कर दिया जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए और दबी हुई सिसकियां करने लगी। विनी बिना करवट लिए लेटी रही, जबकि उसके बगल वाली लड़की लगातार भारी भारी सांसें लेती रही। वह क्षण भर सोचती रही कि क्या वह हंस रही थी या रो रही थी, लेकिन उसने वास्तव में परवाह नहीं की। आज यदि आप उससे पूछते हैं तो तिनुला आपको किसी निश्चितता के साथ नहीं बता सकती कि वह उस रात सोने के लिए वो लाफ या क्राई कर रही थी, लेकिन यह एक ऐसी रात थी जो एक महान परिवर्तन के निर्णायक क्षण के रूप में उसके साथ रही। कई मायनों में उसके गांव से स्कूल तक का सफर काफी दर्दनाक था, लेकिन विनी की टिप्पणी के प्रतिशोधी रवैये ने उसे एहसास दिलाया कि जीवन की बाधाएं केवल फिजिकल नहीं हैं। अगर उसे कोई निराशा या थोड़ी सी भी ईर्ष्या महसूस होती है जब उसे बताया जाता है कि एक लड़का जिसे वह पसंद करती थी उसे एक नई गर्लफ्रेंड मिली थी, तो उसे याद नहीं है। आज वह जो याद करती है वह उस स्वर से आहत करने का जानबूझ आघात पहुंचाने का सोचा समझा यत्न था। उसने हमेशा विनी को एक अच्छा दोस्त माना था और हॉलीडेज के बाद उससे मिलकर खुश थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि एक अजीब सी भावना ने उसे पछाड़ दिया था और उसे छोटे कहीं दूर जगह जाना चाहती थी। लेकिन देर हो चुकी थी और सुपरिटेंडेंट अपने कमरे में वापस चली गई थी। इसके अलावा वह अपने सोने की रिक्वेस्ट के लिए और क्या कारण दे सकती थी, इसलिए उसने करवट बदल ली और सोने का नाटक करती रही।
वह अजीब तरह से सोचती है कि उस ह्यूबर्ट नामक लड़के के साथ क्या हुआ जिसके वह कभी आमने सामने नहीं आई थी, लेकिन वह अक्सर विनी नाम की एक लड़की और उस अविस्मरणीय सर्दियों की रात को याद करती है जिस लड़की ने एक 13 साल की लड़की को एक अलग तरह की यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था और उसके लिए यह यात्रा काफ़ी सहनीय बन गई थी। थैंक यू।